हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू के डेफिनेशंस, उसके टाइप्स और हर टिश्यू के डिटेल्स। और डिटेल्स में क्या पढ़ेंगे? उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फंक्शन और उसका लोकेशन। क्वेश्चंस मैं इसमें नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में पहले जानते हैं। प्लांट टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। और टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं जिसका कॉमन ऑरिजिन होता है और यूजुअली परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन को। सही है। अगर हम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, इस बेसिस पे हम लोग प्लांट टिश्यू को डिवाइड करते हैं। तो इस बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं? इस बेसिस पे 2 टाइप्स के प्लांट टिश्यू होते हैं। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू डिवाइड होता है सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल टिश्यू जो होता है वो पैरेन्काइमा होता है, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, अब एक एक करके सारा पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे से समझना है तो एकदम वीडियो को सही से देखिएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं जहाँ पे ग्रोथ ऑफ द प्लांट होता है ना, तो एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रोथ ही होता है, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्टेड होता है स्पेशलाइज्ड रीजन में। और कौन सा रीजन होता है? जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होगा। और एक्टिव सेल डिवीजन आप बता सकते हैं कहाँ पे हो सकता है? एक्टिव सेल डिवीजन जब देखिएगा किसी भी पेड़ में, सबसे जो टॉप वाला पार्ट होता है जहाँ पे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो वहाँ पे भी एक्टिव सेल डिवीजन होता है, तब स्टेम की ग्रोथ होती है, ठीक है। रूट में भी इसी तरह से सेल डिवीजन होता है, तो कुछ जो है रूट में होता है, कुछ स्टेम में होता है, और ब्रांचेस जब निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। अगर आप पिक्चर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट जो है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है, फिर बीच बीच में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और ये जो ग्रोथ को बढ़ाता है, गर्थ को बढ़ाता है, विड्थ को बढ़ाता है, उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम देखिए ऊपर में भी है और नीचे में भी है, रूट में भी। रूट ग्रोथ होता है ना, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा तो रूट भी ग्रो करना चाहिए, है ना। प्लांट ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा पानी जब रूट जो है डीप में जाता है ना, तब उसको ज़्यादा पानी मिलता है, तो और फैलता भी है रूट। तो रूट कैसे फैलेगा? वहाँ पे जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तो रूट नहीं फैल सकता, है ना, क्योंकि रूट तो सेल से ही बना होता है। तो रूट जो फैलता है बहुत सारे एरिया में फैलता है, जैसे कि अगर बैनियन ट्री है उसका बहुत बड़ा एरिया लिए रहता है रूट को, तो वो एक्चुअली क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, मेरिस्टेम जो है वो मेरिस्टोस से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है डिवीजन। तो सेल इसी बेसिस पर डिवाइड ही किया गया है कि वो डिवाइड कर सकते हैं या फिर अपना डिवीजन रोक देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि वो राउंड होता है, राउंड होगा या फिर ओवल होगा, ठीक है, इस तरह का। और फिर डेंस और होमोजीनियस साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म जो होगा वो बहुत डेंस होगा, बहुत घना साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि इसमें डिवीजन करना होता है ना, इसको डिवाइड करना होता है। जब तक डेंस साइटोप्लाज्म या होमोजीनियस साइटोप्लाज्म नहीं होगा, होमोजीनियस का मतलब होता है पूरे सेल में एक तरह से बिखरा हुआ, ठीक है, हर जगह इक्वली जो है डिवाइड हुआ हुआ साइटोप्लाज्म जो है रहेगा, उसी को कहते हैं होमोजीनस साइटोप्लाज्म। जब भी कोई डिवाइडिंग सेल होता है उसका साइटोप्लाज्म डेंस ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो कोई भी डिवाइडिंग सेल में जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर का वो लार्ज होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वॉल्स आर थिन। जो इसके वॉल्स होंगे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वो बहुत थिन होंगे, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन नहीं होंगे ना तो वो डिवीजन में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक इंटरसेलुलर स्पेस। इसका मतलब बता देते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि 2 सेल है ये, ठीक है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है, तो यहाँ पे देखिए बीच में एक गैप आ गया, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, सही है। लेकिन अगर इसमें कोई गैप नहीं होगा, ये पूरा फिलअप होगा, सही है, तो ये अगर पूरा फिलअप होगा तो इसमें क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस
नहीं होगा। इसी को कहते हैं इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच में स्पेस। अगर इंट्रासेलुलर होगा तो सेल के अंदर के स्पेस को हम लोग इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, लेकिन दो सेल के बीच में जो स्पेस आएगा उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। सही है, इंटर और इंट्रा का मतलब भी समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। उससे पहले ये बता दें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी और सेकेंडरी को फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो पहला है एपिकल मेरिस्टेम जो प्राइमरी में आता है, जो बिल्कुल इनिशियल सेल्स होते हैं ना उनको कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम 2 तरह के होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। मैंने अभी बताया कि जो प्लांट का सबसे टॉप वाला पार्ट है जहाँ पर छोटे छोटे पत्ते दिखाई देंगे वो एक्चुअली शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहला हम लोगों ने देखा था प्राइमरी मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो 2 तरह का होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा, टिप ऑफ द रूट पे होगा। अच्छा, कभी रूट का अगर पिक्चर आप देखेंगे, इस तरह का रूट का पिक्चर होता है और इसके नीचे एक रूट कैप होता है। ठीक है, एक छोटा सा रूट कैप होगा। सही है, तो ये रूट कैप बिल्कुल जो पॉइंट पे होगा, अगर ये टिप की बात कर रहे हैं ना, तो जो पॉइंट पे होता है वो एक्चुअली क्या होता है, रूट कैप होता है। रूट कैप के यहाँ पे पोर्शन में होता है, यहाँ पे जो होगा वो होगा एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। सही है, टिपी पे होता है लेकिन टिप के नीचे एक्चुअली क्या होता है, रूट कैप होता है। सही है, अब नेक्स्ट आता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस पे होता है। यानी मान लीजिए कि ये स्टेम एक्सिस है तो ये सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। सही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए कि रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, टिप ऑफ द रूट पे होता है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, बिल्कुल डिस्टेंट मोस्ट रीजन में होता है। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, ये देखिए, ये अगर आप पिक्चर देखिएगा यहाँ पे, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखिए ऊपर में है एपिकल मेरिस्टेम और ये बीच बीच में जहाँ पे लेटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं ना वहां पे होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जब भी हम लोगों को बॉन्साई बनाना होता है, बॉन्साई का मतलब होता है जो बड़ा प्लांट होता है उसको छोटे में बहुत घना बना देते हैं और वो बिल्कुल एक ट्री की तरह हो जाता है, स्मॉल ट्री की तरह, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्साई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग काट देते हैं ताकि वो उसका जो लंबाई है वो ग्रो ना कर सके। ठीक है, तो जो लंबाई की तरफ न्यूट्रिशन जा रहा होता है वो साइड साइड में चला जाता है, यानी लेटरल की तरफ चला जाता है, जिससे वो घना हो जाता है और बिल्कुल वो पेड़ की तरह बन जाता है। उसी को हम लोग बॉन्साई कहते हैं। और वो किस वजह से होता है, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। तो देख लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, मैच्योर टिश्यू के बीच में मौजूद होता है। ये देखिए, ये सारे जो है वो लाइट ग्रीन वाले जो है वो सब, ये सब मैच्योर टिश्यू है, इन सब के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। सही है, या फिर बेस ऑफ द इंटरनोड। इंटरनोड किसको कहते हैं, नोड उसको कहते हैं जहाँ पे लीव्स निकलता है। ये वाला जो पार्ट है ये नोड वाला पार्ट, नोड के बेस पे। ठीक है ना, जो लंबा वाला आपको दिखाई दे रहा है वो है इंटरनोड, और इंटरनोड के जो बेस वाला पोर्शन है सबके बेस पे है, जहाँ पे लेटरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं तो वहाँ बेस हो रहा है ना इंटरनोड का, तो यही वाला जो पोर्शन होता है यहीं पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे रीजेनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हार्बीवोर्स। इसका मतलब ये हुआ जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जब कोई भी जानवर, हार्बीवोर्स का मतलब होता है जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं वो क्या करते हैं, मेरिस्टेम को, ये वाला पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर से खाएंगे तो ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा, लेकिन फिर भी उसका ग्रोथ कैसे हो जाता है, उसके पार्ट्स रीग्रोथ कैसे हो जाते हैं, मतलब कोई भी जानवर कोई भी प्लांट को खा गया लेकिन फिर भी जो है वो उसका रीग्रोथ हो जाता है, वो इसी वजह से होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। सही है, स्पेशली जो ग्रास होता है उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। जितने भी कैटल्स, गोट वगैरह जो है वो उसको खा लें वो फिर से उग जाता है। सही है, तो ये कहाँ पे होता है, ग्रास में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। वैसे तो सारे प्लांट में होते हैं पर ग्रास में पूरा स्पेसिफिक होता है, उसका ग्रोथ जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही हो पाता है। नेक्स्ट जो मेरिस्टेम है वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के बारे में कुछ देख लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे मौजूद होता है, ये भी मैच्योर रीजन्स में मौजूद होता है, रूट्स के और शूट्स के। ठीक है, बहुत सारे प्लांट में। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो ग्रोथ का फॉर्मेशन करता है। अगर आप ये नीचे वाला पार्ट देखिएगा, ये नीचे वाला पार्ट मोटा है ना, तो ये पार्ट जो है इसमें लेटरल मेरिस्टेम है जो कि विड्थ का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है,
जो भी प्लांट जो चौड़ाई में बढ़ता है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही बढ़ता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है, लंबाई में बढ़ता है, चाहे शूट लंबा होगा चाहे फिर रूट लंबा होगा, लेकिन जो उसका विड्थ बढ़ेगा ना वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो है स्पेशली वुडी एक्सिस में प्रोड्यूस होता है, फिर प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद अपीयर होता है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जो होता है, यानी स्टेम और रूट का जो फॉर्मेशन करेगा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। लेकिन बाद में मतलब एक प्राइमरी मेरिस्टेम एक स्टेम का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, और अब उसका विड्थ को बढ़ना है, तो जाहिर सी बात है जब स्टेम बनेगा तभी तो उसका विड्थ बढ़ेगा ना, सही है। तो स्टेम बना, उसके बाद विड्थ उसका बढ़ा, और जिस टिश्यू से उसका विड्थ बढ़ेगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि वो उसका लेटरल साइज को इंक्रीज कर रहा है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं। देखिए ये सिलेंड्रिकल है ना, ये सिलेंड्रिकल है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए सेकेंडरी टिश्यूज और विड्थ ऑफ द डाइकॉट प्लांट। एक्चुअली देखिएगा जो डाइकॉट प्लांट होता है, मैंने दो प्लांट के बारे में बताया है, एक डाइकॉट प्लांट और एक मोनोकॉट प्लांट के बारे में। एंजियोस्पर्म का दो क्लासिफिकेशन होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट प्लांट जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होते हैं। साथ साथ जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो एक्चुअली ना उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता, ज़्यादा विड्थ का ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है, वो ज़्यादा मोटे ताज़े नहीं होते, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, उसको तो छोड़ ही दीजिए, एक्सेप्शन तो हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे जो मैक्सिमम जनरली जो मोनोकॉट होते हैं उनका विड्थ नहीं होता, जैसे कि अगर वीट को ले लीजिए, मेज को ले लीजिए, ये सारे जो हैं मोनोकॉट हैं और इनका विड्थ नहीं ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर बैनियान ट्री ले लीजिए या फिर मैंगो ट्री ले लीजिए, गुआवा ले लीजिए, इनका विड्थ क्या होता है, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनका विड्थ भी बढ़ता है, तो वो होते हैं डाइकॉट प्लांट जिनका विड्थ भी बढ़ता है। तो डाइकॉट प्लांट का विड्थ भी बढ़ता है, इसी वजह से जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो डाइकॉट प्लांट में ही होता है। इसी वजह से जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो ज़्यादा ग्रोथ जो करवाता है वो कहाँ, प्लांट में, ठीक है। और डाइकॉट प्लांट में और ही सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। तो उतना दूर तो नहीं जाना है, वो प्लांट एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में जान रहे हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम एक्चुअली क्या कराता है, विड्थ का फॉर्मेशन करता है, विड्थ को बढ़ाता है इन डाइकॉट प्लांट। अब बात आती है परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू आखिर होते क्या है, परमानेंट का मतलब ही होता है जो कि परमानेंट हो जाए बिल्कुल। और जो हम लोग प्लांट टिश्यू का डिवीजन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, डिवीजन की बेसिस पे। तो वैसा सेल वैसा टिश्यू जो परमानेंट हो जाए इसका मतलब उसका डिवीजन ना हो आगे, है ना, उसी को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो परमानेंट टिश्यू है उसकी खास बात क्या है, न्यूली फॉर्म्ड सेल होते हैं जो कि मेरिस्टेम से बनेंगे और वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। मेरिस्टेम से कोई भी सेल डिवाइड होकर के बना, ठीक है, उसका एक फंक्शन फिक्स हो गया कि आपको ये फंक्शन करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी, कि हाँ आपको ये काम करना है और आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसको कहेंगे परमानेंट टिश्यू। जैसे कि अगर कोई भी जॉब होती है तो शुरू में क्या होता है, वो परमानेंट नहीं होता, लेकिन बाद में जब उसकी एबिलिटी वगैरह देख ली जाती है तो फिर वो परमानेंट कर दिया जाता है कि हाँ आप ये सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टिश्यू में भी होता है कि वैसा सेल उसको देखा जाता है कि हाँ पहले उसको वो काम दिया जाता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं, वो अगर वो काम वो अच्छा कर गया तो उसको उसी में परमानेंट कर दिया जाता है, समझ आएगी बात। तो वैसा सेल जो मेरिस्टेम से बना हो लेकिन उसको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो परमानेंट कर दिया गया कि आपको यही काम करना है, आपका शक्ल आपका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, तो उसी को कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उसको परमानेंट कर दिया गया उसके जॉब के लिए, सही है। और दूसरी बात यह है कि उसकी एबिलिटी खो जाती है डिवाइड करने की, ठीक है। एक तो उसका फंक्शन जो है वो कंफर्म हो गया कि आपको ये काम करना है और साथ ही साथ उसका जो डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो वैसे सेल को जो परमानेंट हो जाए और मैच्योर हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। अगर लिविंग होगा तो वो किसी न किसी ऐसा टाइम पे वो डिवाइड कर सकता भी है, सही है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब। लेकिन अगर वो डेड हो गया तो वो डिवाइड नहीं करेगा, सही है। और अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स की। तो परमानेंट टिश्यू का दो टाइप होता है, पहला है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा आता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आता है, सही है।
समझ आ गया। अब देखते हैं एक एक करके कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या चीज है। तो सबसे पहली बात आती है सिंपल टिश्यू की। तो सिंपल टिश्यू एक परमानेंट टिश्यू है जिसके सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी, ठीक है। इनमें कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा जो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है ना। तो उसकी वैरायटी नहीं होती, सेल की वैरायटी नहीं होती। सारे सेल जो होंगे जो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे होंगे एक्चुअली क्या होता है, वो सब सिमिलर होते हैं, फंक्शन वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू का हमने देख लिया कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है विद इन द ऑर्गन्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गन में, प्लांट का जो ऑर्गन होता है, किसी भी ऑर्गन में पैरेन्काइमा जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है। जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। अगर आप पिक्चर देखिएगा तो पिक्चर में ये दिख रहा है कि ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका डायमीटर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। दूसरी बात, इसकी शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वॉल्स होते हैं, जो पैरेन्काइमा सेल्स के जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले वॉल्स, तो जो वॉल्स होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है, और थिन भी होते हैं। दूसरी बात है कि जो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। आप लोग कि ये सारे जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक हैं और बिल्कुल छोटे छोटे स्पेस हैं, थोड़े बहुत स्पेस हैं, तो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस इसमें मौजूद होता है। अगर हम पैरेन्काइमा के फंक्शन की बात करें तो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, स्टोरेज के लिए भी होता है और सिक्रीशन के लिए भी होता है। मतलब ये मॉडिफाई हो जाता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करवा सकता है। जैसे कि अगर मीजोफिल सेल में देखेंगे तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कराता है। अगर लीफ का अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो एनाटॉमी में पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। तो ये दोनों पैरेन्काइमा क्या होता है, किस चीज का फंक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा। नेक्स्ट है लोकेशन, ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है। तो मीजोफिल सेल में मौजूद होता है लीव्स के। उसके बाद ग्रोइंग पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम मौजूद होगा, जो ग्रोइंग पार्ट होंगे ना स्टेम और रूट्स के, वहाँ पे भी मौजूद होगा। और सॉफ्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट, जो फ्रूट का सॉफ्ट पार्ट होता है उसमें भी पैरेन्काइमा मौजूद होता है, ठीक है। अब आई थिंक पैरेन्काइमा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का जो सेल होता है वो थिकेंड होता है। ये अगर कोलेनकाइमा का सेल अगर देखिएगा तो ये थिक है, ठीक है, ये थिकेंड होता है क्योंकि इनमें डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और पेक्टिन का। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं। और ये ओवल भी हो सकता है, ये देखिए ओवल भी हो सकता है, उसके बाद स्फेरिकल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस के मामले में ये थोड़ा पैरेन्काइमा से अलग होता है। इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये थिकेंड कॉर्नर है ना, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होने का कोई सवाल ही नहीं होता, सही है। अगर हम कोलेनकाइमा के फंक्शन की बात करें तो ये फूड को एसिमिलेट करता है जब इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि इनमें डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का। तो क्या होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट को, या फिर यंग स्टेम को, या फिर पेटियोल को। लीफ के पेटियोल में भी होता है, तो पेटियोल को भी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अगर लोकेशन की बात करें तो कहाँ मौजूद होता है, कोलेनकाइमा जो होता है वो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है, ठीक है। और स्पेशली डाइकोटिलेडनस प्लांट में, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है कोलेनकाइमा। नेक्स्ट बात आती है स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा जो सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। देखिए जो लिग्निफिकेशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन एक्चुअली होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस जो सेल होते हैं उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसी वजह से ये थिक होते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्लेरेन्काइमा की, ये डेड होते हैं और विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्क्लेरेन्काइमा डिवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि ये डेड होता है। कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा ये कभी कभी डिवाइड कर भी सकते हैं क्योंकि वो दोनों लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, डेड होता है और विदाउट प्रोटोप्लास्ट होता है। ये दो तरह का हो सकता है, अगर आप पिक्चर में देखिएगा ये इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली स्क्लेराइड्स है, और जो लंबा वाला दिखाई दे रहा है फाइबर की तरह, वो फाइबर्स कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि फाइबर क्या होता है और स्क्लेराइड्स क्या होता है। फाइबर एक्चुअली थिक वॉल्ड होता है और इलोंगेटेड होता है और पॉइंटेड सेल्स होते हैं इनके, और ये ग्रुप्स में होते हैं बहुत सारे प्लांट्स में।
दूसरा है कि जो स्क्लेराइड्स होता है वो स्फेरिकल होता है, ये देखिए स्फेरिकल है, ओवल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल होता है और हाईली थिकेंड होता है, ये देखिए हाईली थिकेंड है, ये बहुत मोटा है ना। और डेड सेल्स होते हैं और इसमें नैरो कैविटी होती है, ठीक है, तो इसकी जो कैविटी होती है वो नैरो होती है और ये ल्यूमेन कैविटी को ही कहते हैं। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है वो स्क्लेरेनकाइमा ही है। जो पूरे प्लांट को सपोर्ट करने वाला टिश्यू होता है वो स्क्लेरेनकाइमा ही होता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है, जहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात होती है ना, वहाँ पे ये मौजूद होता है। जैसे कि नट्स के जो फ्रूट वॉल्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर में उसका सबसे कड़ा वाला पार्ट होता है ना, वो सब स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। पल्प ऑफ फ्रूट जैसे कि गुआवा का जो पल्प होता है, पियर में, सपोटा में, है ना। सीड कोट ऑफ लेज्यूम्स, जो लेज्यूम्स के जो सीड कोट होते हैं, या फिर टी के जो लीव्स होते हैं, वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल मौजूद होता है। नेक्स्ट जो परमानेंट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हों, लेकिन वो परफॉर्म करते हैं एक ही साथ मिलकर के फंक्शन, ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं ना, ये इसका ब्रांच है, ये इसका ब्रांच है, ये इसका ब्रांच है, लेकिन है तो एक कंपनी ना, तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होंगे और वो मिल करके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते होंगे, तो उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो चीज़ें होती हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो हम लोग क्लासीफाई कर चुके हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। टाइप्स होते हैं जाइलम के, 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है जाइलम वेसल्स, एक होता है ट्राचेट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और ये फर्स्ट 3 जो है वो डेड होते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा भी क्या होगा? लिविंग होगा। बाकी ये जो तीनों होते हैं वो क्या होते हैं? वो डेड होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जाइलम का जो फंक्शन क्या होता है। तो जाइलम जो है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ से? रूट से स्टेम को और लीव्स को, ठीक है, दोनों चीज़ का कंडक्शन करता है, वाटर का भी और मिनरल का भी, ठीक है। और कहाँ से कहाँ करता है? रूट से स्टेम की तरफ, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्योंकि जाइलम में जाइलम फाइबर होता है, जाइलम फाइबर एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का होता है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या करता है? तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जाइलम फाइबर जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्टोर करता है फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट और अदर सब्सटेंस लाइक, जैसे कि टैनिन्स। जाइलम जो है वो फूड को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। और फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में। और एक टैनिन्स एक सब्सटेंस है जिसको वो स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का। रेडियल कंडक्शन का मतलब बताते हैं, जैसे कि कोई भी प्लांट है, उसका स्टेम बहुत मोटा है, तो साइड में पानी कैसे जाएगा? तो वो किस वजह से होता है? रेडियल कंडक्शन की वजह से। मतलब रेडियल कहाँ से आया? रेडियस से आया, ठीक है। तो रेडियस से जो विड्थ होता है उसको पानी जाता है, वो कहाँ से जाता है? वो पैरेन्काइमेटस सेल से जाता है, इसको हम लोग रे पैरेन्काइमेटस सेल कहते हैं। जाइलम की कुछ और बात हम कर लेते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होता जाइलम में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? उसमें ट्राचेट्स होता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म में ट्राचेट्स भी होते हैं और वेजल्स भी होते हैं और दोनों कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, और ये मेन कंडक्टिंग पार्ट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के। नेक्स्ट पॉइंट है, जो जाइलम होता है वही वुड का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लकड़ी जो होती है ना, वो जाइलम की वजह से ही होती है। जाइलम एक्चुअली क्या होता है, अगर जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है वैसे ही जो जाइलम होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो डेड होने की वजह से वो हर साल जो है वो एक नए लेयर का फॉर्मेशन करता है, उसी को कहते हैं। जब कभी भी पेड़ कटेगा ना तो उसमें रिंग की तरह होगा, ठीक है। अगर आपने कभी कटा हुआ पेड़ देखा हो तो उसमें रिंग जैसा बना होता है, ठीक है। वो एक्चुअली किस वजह से होता है? जैसे जैसे पेड़ का गर्थ बढ़ता है यानी विड्थ बढ़ता है, तो जाइलम जो होते हैं वो डेड होते चले जाते हैं और उसमें कुछ सब्सटेंस का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, तो इसी वजह से क्या होता है? वो वुड का फॉर्मेशन करता है। तो एक्चुअली जाइलम ही जो है वो वुड का फॉर्मेशन करता है, और ये सेकेंडरी जाइलम की वजह से होता है। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि सेकेंडरी जाइलम से वुड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है।
प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम के बाद जो प्राइमरी जाइलम बनेगा उसको कहेंगे मेटाजाइलम। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्राइमरी जाइलम होता है वो इंडार्क कंडीशन। इंडार्क कंडीशन किसको कहते हैं ये बताते हैं। जैसे कि स्टेम में क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है। अब जैसे कि ये मान लीजिए कि ये एक स्टेम का फिगर है, ठीक है, स्टेम का हम ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं, सही है। तो स्टेम में ट्रांसफर सेक्शन हम लिए तो ऊपर से हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, जैसे कि ये जाइलम है, तो जाइलम का ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मान लीजिए कि ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। ठीक है, ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। तो जो सेंटर की तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर, तो सेंटर तो ये है ना, ये तो सेंटर है। स्टेम में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, और जो मेटाजाइलम होता है टुवर्ड्स द पेरीफेरी होता है। देखिए तो ये पेरीफेरी है, ये जो साइड में है ये पेरीफेरी है ना, इसको हम लोग पेरीफेरी कहेंगे। तो पेरीफेरी की तरफ जो रहेगा वो होगा मेटाजाइलम और जो सेंटर की तरफ होगा वो प्रोटोजाइलम होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडार्क कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्राइमरी जाइलम एक्साक्ट कंडीशन कब कहलाएगा, जब प्रोटोजाइलम जो है टुवर्ड्स पेरीफेरी होगा और मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होगा। ठीक है, फिर से वो फिगर देख लेते हैं, हो गया सेंटर, ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो होगा वो होगा मेटाजाइलम और जो बाहर की तरफ होगा वो होगा प्रोटोजाइलम। तो ये हो गया मेटाजाइलम और ये हो गया प्रोटोजाइलम, तो इसी को कहते हैं एग्जैक्ट कंडीशन। अब इसको याद कैसे करेंगे ये देखिए, जैसे कि मेटाजाइलम, ठीक है, मेटाजाइलम कहाँ है, आउटसाइड है, एंड डार्क में दिखा रहे हैं, मेटाजाइलम आउटसाइड है। ठीक है, तो मेटाजाइलम आउटसाइड लिख लिया, एम और ओ लिख लिया, ये कहाँ है, स्टेम में है, और इसको हम क्या कहेंगे, एंड डार्क कहेंगे, तो हम लिखेंगे मीनोज। ठीक है, तो मीनोज का मतलब हो गया मेटाजाइलम आउटसाइड इन स्टेम। ठीक है, इसको कहेंगे इंडार्क कंडीशन, मेटाजाइलम आउटसाइड इन स्टेम इज इंडार्क। ठीक है, दूसरा भी बता देते हैं कि एक्सार्क को कैसे याद रखेंगे, मेटाजाइलम इनसाइड इन रूट इज एक्सार्क कंडीशन। ठीक है, एक्सार्क कंडीशन कहाँ होगा, जब मेटाजाइलम इनसाइड होगा और रूट में होगा। तो मैग्जिर और मिनोज से याद रखना है, अगर एक बार याद हो गया इससे तो फिर आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो मेटाजाइलम आउटसाइड इन स्टेम इज इंडार्क और मेटाजाइलम इनसाइड इन रूट इज एक्सार्क। सही है, तो ये समझ में आ गया, इसको याद करने का तरीका भी समझ में आ गया। अब चलते हैं फ्लोएम के पास। तो फ्लोएम के भी 4 टाइप्स होते हैं, सीव एलिमेंट्स होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पे क्या होता है, सीव एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर जो होता है डेड होता है। और फ्लोएम फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं, बास्ट फाइबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर, बास्ट, BAST, बास्ट, बास्ट फाइबर ही कहते हैं। सही है, तो चलिए थोड़ा सा सीव ट्यूब के बारे में जान लेते हैं। सीव ट्यूब एक्चुअली मेन ट्रांसपोर्टेशन जो है फूड का यही करता है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब ये देखिए, सीव ट्यूब एक्चुअली यहाँ पे छलनी जैसा होता है। सीव का मतलब क्या होता है, छलनी वाला पार्ट जो देखिए, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए सीव लाइक स्ट्रक्चर है, जो छलनी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे सीव पोर लिखा है। तो बीच बीच में जो पोर्स होते हैं, जैसे छलनी को अगर ले लीजिएगा तो बीच बीच में पोर्स होंगे। अगर मान लीजिए चाय छन्नी ले लिया तो बीच में जो पोर्स होते हैं उसी से तो चाय नीचे गिरती है ना, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही होता है, ये छलनी जैसा होता है और बीच बीच में पोर्स होते हैं, उसको हम लोग सीव पोर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि इसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए इस सेल से, इसी वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एसोसिएटेड होता है कॉम्पेनियन सेल से। ये जो पिंक वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिंक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली कॉम्पेनियन सेल है जो इसको कंपनी देता है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्पेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब को जो कंपनी देगा उसको कहेंगे कॉम्पेनियन सेल्स। क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो सारा फंक्शन सीव ट्यूब का कंट्रोल करता है ना, वो कॉम्पेनियन सेल ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो कॉम्पेनियन सेल का होता है वो सीव ट्यूब को कंट्रोल करना। सही, क्योंकि न्यूक्लियस, कोई भी सेल जो होते हैं उनको न्यूक्लियस कंट्रोल कर, क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है तो दूसरा सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करेगा, और वो कौन करता है, कॉम्पेनियन सेल। तो याद रखिएगा, जो सीव ट्यूब को कंट्रोल करने का काम करता है वो कॉम्पेनियन सेल, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल क्लोजली एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब एलिमेंट से, यहाँ दिख ही रहा है सीव ट्यूब एलिमेंट से क्लोजली एसोसिएटेड है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें न्यूक्लियस होता है। देखिए न्यूक्लियस बीच में ब्लैक ब्लैक सा जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉम्पेनियन सेल होता है वो मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट, जो सीव ट्यूब का जो प्रेशर, जो फूड की वजह से जो प्रेशर आ जा रहा होता है लेंथ के अलोंग, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कोई भी लेंथ के अलोंग अगर प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट, अगर लेंथ के अलोंग वेलोसिटी हो रही है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसा ही होता है ना। तो फिर लेंथ के अलोंग जो प्रेशर लग रहा है वो कॉम्पेनियन सेल ही मेंटेन करता है सीव ट्यूब का, ठीक है। अब फ्लोएम के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो फ्लोएम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल करता है, यूजुअली जो है लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में, ठीक। तो यहाँ पर नहीं कहेंगे कि यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि फ्लोएम जो है वो हर तरफ जो है फूड देता है, रूट में भी देगा, लेटरल ब्रांचेस में भी देगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक, इधर उधर हर जगह जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो फ्लोएम जो है वो हर जगह देता है, तो वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। और दूसरी बात यह है कि जो फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको एक्चुअली हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो जाता है, क्योंकि वो लीफ से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो जाता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाता है, इसलिए कहते हैं ट्रांसलोकेट, है ना। ट्रांस का मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब एक जगह जो लोकेटेड है वो दूसरी जगह जाकर के लोकेट हो गया, ठीक है, उसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो स्टोर करता है फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस, जैसे कि रेजिन्स हो गया, लैटेक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया। इसी वजह से जो जहाँ पे लैटेक्स निकलता है, जो प्लांट में लैटेक्स निकलता है, जैसे रबर में लैटेक्स निकलता है, ये एक्चुअली कहाँ पे डिपोजिशन होता है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा में ही इसका डिपोजिशन होता है। तो वहीं से फिर हम लोग लैटेक्स ले लेते हैं, जैसे रबर प्लांट है वहाँ से लैटेक्स ले लिए, ठीक है। फ्लोएम के कुछ और फंक्शन को देख लेते हैं। फ्लोएम फाइबर्स, जो जूट के, फ्लैक्स के और हेम्प के जो फाइबर्स होते हैं, जो जूट जिसका बोरा वगैरह बनता है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो फ्लोएम फाइबर ही होता है। फिर कोकोनट में अगर देखेंगे, कोकोनट में क्या होता है, हस्क जो होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होता है और वो भी फ्लोएम फाइबर ही होता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी रस्सी वगैरह जो चीज़ें बनती हैं वो इसी से बनती हैं। अब हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। तो टिश्यू सिस्टम को कैसे डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स एंड लोकेशन। टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा है वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू और तीसरा है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो अब एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म करता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट। जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उसके सारे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कंप्राइजेस किस किस से होता है, एपिडर्मल सेल्स। इसमें क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है स्टोमेटा और तीसरा है एपिडर्मल अपेंडेजेस। और एपिडर्मल अपेंडेजेस स्टेम में भी हो सकते हैं और रूट में भी हो सकते हैं। रूट में तो होते ही होते हैं, रूट हेयर जिसको कहते हैं। तो जो स्टेम में होते हैं उसको हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं और जो रूट में होते हैं उसको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। तो रूट हेयर तो आपने पढ़ाई है कि एपिडर्मिस का आउटग्रोथ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एपिडर्मल सेल के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी होता है और एपिडर्मिस जो होता है यानी एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो यूजुअली सिंगल लेयर्ड होते हैं और साथ ही साथ पैरेन्काइमेटस भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस होता है वो यूजुअली जो है वो कवर्ड होता है वैक्सी थिक लेयर से, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। अब थोड़ा क्यूटिकल के बारे में जान लेते हैं। तो क्यूटिकल के बारे में ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एपिडर्मिस और ये वैक्सी थिक लेयर होता है और साथ ही साथ इसका जो फंक्शन होता है वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना होता है। जो स्टेम होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है और क्यूटिकल होने की वजह से जो वाटर लॉस होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। और क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है, क्योंकि रूट में तो वाटर लॉस होने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि वो सन के कांटेक्ट में नहीं होता। सन के कांटेक्ट में होता है तभी तो ट्रांसपीरेशन होता है ना। इवेपोरेशन को ही तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं, क्योंकि रूट जो है वो सन के कांटेक्ट में नहीं है, सन से एक्सपोज नहीं है, इसी वजह से रूट में ट्रांसपीरेशन होने का कोई सवाल नहीं उठता। इसी वजह से रूट में क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होता। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा किससे बना होता है, 2 बीन शेप के सेल से बना होता है जिसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है ये 2 बीन शेप का सेल है जिसको हम लोग गार्ड सेल कह रहे हैं और 2 गार्ड सेल से ही स्टोमेटा बना होता है, ठीक है। जो गार्ड सेल होते हैं वो स्टोमेटल पोर को इनक्लोज करते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, स्टोमेटल पोर है। ग्रासेस में क्या होते हैं कि गार्ड सेल जो होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। डम्बल कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है। तो इस तरह के ग्रासेस में डम्बल शेप के सेल होते हैं। जो गार्ड सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट देखिए यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये वाला सब ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये सारे क्या है,
वो सारे जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं। और गार्ड सेल का जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट करना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मतलब ये हो गया कि जैसे ही गार्ड सेल वाटर का, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करता है एटमॉस्फेयर से, तो वो फूल जाता है। और जैसे ही फूल जाता है, देखिए ये फूल गया है ना, तो ये फूल जाता है जिसकी वजह से गार्ड सेल ओपन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ये वाटर लॉस कर देगा तो ये फिर बंद हो जाएगा, इसी को कहते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कभी कभी क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके विसिनिटी में गार्ड सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने शेप में और साइज में, जिसको हम लोग सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये गार्ड सेल है, ये 2 गार्ड सेल हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल हैं, इनके आसपास जो सेल होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने शेप और साइज में, जिसको हम लोग सब्सिडरी सेल कहते हैं। ये आसपास जो सेल होंगे गार्ड सेल के, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्सिडरी सेल्स कहेंगे। जो स्टोमेटल अपर्चर होता है, गार्ड सेल होता है और उसके जो सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स होते हैं, उन सब को मिला करके हम लोग स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। स्टोमेटल एपरेटस किसको कहते हैं, स्टोमेटल अपर्चर को, गार्ड सेल को और फिर सब्सिडरी सेल्स को। सही है। हम लोगों ने फ्लोएम में क्या पढ़ा था, फ्लोएम में जो सीव ट्यूब को कंपनी दे रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पेनियन सेल। यहाँ पे सब्सिडरी सेल सपोर्टिंग सेल होते हैं गार्ड सेल के, ठीक है। अब हम थोड़ा स्टोमेटा के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स के एपिडर्मिस पे जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टोमेटा जो होता है वो रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में बता दिया, तो ये एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, ट्रांसपिरेशन से कनेक्टेड है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को और गैसेस एक्सचेंज को स्टोमेटा रेगुलेट करता है। अब जो थर्ड आता है एपिडर्मल टिश्यू का, वो है एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो पहले रूट हेयर के बारे में जान लेते हैं। तो एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। जो एपिडर्मल अपेंडेजेस रूट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन होता है। तो याद रखिएगा रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, एक एपिडर्मल सेल से इलॉन्गेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो रूट हेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में फ्रॉम द सॉइल। अब दूसरी बात आती है ट्राइकोम्स की। तो जो ट्राइकोम्स होते हैं वो स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि एपिडर्मल हेयर्स होते हैं स्टेम के, ठीक है, इसी को हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम जो है वो शूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स हमने क्या कहा था कि यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ट्राइकोम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये सेक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं और साथ ही साथ ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने में ट्राइकोम्स भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो टिश्यू सिस्टम है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी टिश्यू होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट बात ये है कि जो ये सिंपल टिश्यू के बने होते हैं और इसमें जैसे सिंपल टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों से मिलकर बने होंगे। पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पित्त में और मेडुलरी रेज में इन द प्राइमरी मेरिस्टेम और रूट। ये सारे स्ट्रक्चर में जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, पित्त एंड मेडुलरी रेज, इन सारे में पैरेन्काइमेटस सेल्स मौजूद होंगे। लीव्स में क्या होता है कि जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू के सेल को ही हम लोग मेसोफिल सेल कहेंगे अगर ये लीव्स में प्रेजेंट होंगे, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होगा और अगर थिन वॉल्ड होगा तब। अब थर्ड जो सिस्टम आता है वो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर ही वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, रेडियल, कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, जिनमें जो रेडियल होता है वो रूट में प्रेजेंट होता है और कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज जो होता है वो स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होता है। जिसमें कॉन्जॉइंट ओपन जो होता है वो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है और कॉन्जॉइंट क्लोज जो होता है वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। अब रेडियल को ऐसे याद रख सकते हैं, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, ठीक है, तो रेडियल रूट में प्रेजेंट होगा, सही है। जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। और ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो, ठीक है, और उसमें एबिलिटी हो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बनाने की, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। मैंने बताया था कि जो लेटरल ग्रोथ होता है, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो एक्चुअली
सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है, विड्थ का फॉर्मेशन करता है, विड्थ को बढ़ाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा वो कौन कराता है? एक्चुअली कैम्बियम। और तो कैम्बियम क्या है? कैम्बियम टाइप है किसका? लेटरल मेरिस्टेम का टाइप है, ठीक है। ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम लोग ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए ना, जाइलम अलग हो गया और फ्लोएम अलग हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग हो गया, तो इस वजह से क्यों अलग हुआ? कैम्बियम की वजह से हुआ। इसी वजह से इनको ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं, दोनों तरफ से ग्रोथ हो सकती है, इसीलिए ओपन कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोकॉटिलेडनस प्लांट में वैस्कुलर बंडल में कोई भी कैम्बियम नहीं होता है। मैंने बताया था कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, उनका गर्थ नहीं बढ़ता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी टिश्यूज़ नहीं होते हैं, इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। अगर हम लोग वैस्कुलर टिश्यू के अरेंजमेंट की बात करें तो जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ऑल्टरनेट मैनर में अगर अरेंज होंगे इन डिफरेंट रेडियाई तो उसको कहेंगे रेडियल वैस्कुलर बंडल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जाइलम अलग है, ठीक है, तो ये रेडियली जो है अरेंज है, तो इसी को कहेंगे क्या? रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल अरेंजमेंट कहेंगे। और ये कहाँ होता है? रूट में होता है। मैंने बताया अभी कि R फॉर रेडियल, R फॉर रूट, इस तरह से याद कर सकते हैं कि रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल की। तो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है? स्टेम और कहाँ होता है? लीव्स में होता है। और कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल का मतलब ये हो गया कि एक ही रेडियस पर एक ही साथ फ्लोएम और जाइलम एक ही साथ प्रेजेंट हो और एक ही रेडियस पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वैसे वैस्कुलर बंडल को हम लोग कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये स्टेम्स में और लीव्स में प्रेजेंट होगा। और जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है उसमें एक्चुअली फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो फ्लोएम कहाँ है? आउटसाइड, यानी टुवर्ड्स पेरीफेरी, और जाइलम किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो ऐसे ही वैस्कुलर बंडल को हम लोग कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम कहाँ पर अरेंज हो? एक ही रेडियस पे अरेंज हो, एक ही साथ अरेंज हो, लेकिन उनके बीच में कैम्बियम हो, जिसकी वजह से उसको हम लोग ओपन टाइप कहते हैं। तो इसी वजह से कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज कहेंगे। कॉन्जॉइंट ओपन कब कहेंगे? जब एक ही रेडियस पे मौजूद हो और कैम्बियम प्रेजेंट हो, तो उसको कहेंगे ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ठीक है। कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, अगर दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो अगर आज की टॉपिक से अगर आपको ज़रा भी फायदा हुआ है तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, करते हैं अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।